हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दो ऐसी मिस्टीरियस और रियल कहानियाँ जिनके बारे में आप जितना जानेंगे उतना ही ज़्यादा सवाल आपके दिमाग में आएगा। कुछ कहानियाँ जितनी पुरानी हो जाती हैं उतनी ही मिस्टीरियस और डार्क हो जाती है। तो आज के वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। हम मिलकर पता लगाते हैं कि आखिर सच क्या था। तो अपने हेडफोन्स लगाइए, लाइट ऑफ कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। पोर्टलैंड, ओरेगन, 1981। आर्केड गेम्स का गोल्डन एज। वो समय जब वीडियो गेम्स पॉपुलर होने लगे थे। वीडियो गेम्स मशीन हर जगह दिखने लगी थी। शॉपिंग सेंटर्स, पिज़्ज़ा पार्लर्स, फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर्स में। और इसी के साथ एक रहस्य भी जन्म लेने लगा था। पोर्टलैंड के बाहर सब अर्बन एरियाज में एक ऐसी वीडियो गेम मशीन दिखाई दी जो बाकी सभी मशीनों से अलग थी। उसका नाम था पॉलीबियस। ऐसा कहा जाता है कि इसे खेलने वाले पागलपन की हद तक इसमें डूब जाते थे। कुछ लोगों की तबीयत खराब हो जाती थी, कुछ को डरावने सपने आने लगते थे और कुछ का दावा था कि खेलते समय उनके साथ क्या हुआ उन्हें याद भी नहीं रहता था। और फिर आते हैं काले सूट पहने हुए लोग। वो आर्केड सेंटर में आते और सीधे उस मशीन की तरफ चले जाते और मशीनों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते। उन्हें पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो खेलने नहीं आते थे, वो ऑब्जर्व करने आते थे। और कहानी के मुताबिक वो गवर्नमेंट के लिए काम करते थे। फिर सिर्फ कुछ हफ्तों बाद हर आर्केड सेंटर से वो मशीन्स गायब हो गई। कोई वजह नहीं बताई गई, कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई, कोई मैन्युफैक्चरर सामने नहीं आया और पॉलीबियस की कोई भी मशीन कभी सार्वजनिक तौर पर बरामद नहीं हुई। दशकों तक पॉलीबियस सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी। इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि पॉलीबियस कभी सच में मौजूद था। तो फिर ये कहानी इतनी असली क्यों लगती है? क्योंकि इसके आसपास की लगभग हर चीज़ वाकई में हुई थी। पॉलीबियस को समझने के लिए हमें 1981 के पोर्टलैंड में वापस जाना होगा। कहानी की तरफ नहीं, बल्कि उस असली शहर की तरफ। पोर्टलैंड बदल रहा था। आर्केड गेम्स टीनेज बच्चों की ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन रहे थे। आज के हिसाब से उस समय की टेक्नोलॉजी बहुत पीछे थी, लेकिन किसी चमकती हुई आर्केड मशीन के सामने खड़े बच्चों के लिए वो लगभग किसी जादू से कम नहीं लगती थी। एक से बढ़कर एक इंटेंस आर्केड गेम्स आने लगे थे। उनमें से एक सबसे ज़्यादा अलग दिखने वाला गेम था टेम्पेस्ट। फास्ट पेस, ज्योमेट्रिक शेप्स और चमकते ग्राफिक्स से बना हुआ एक गेम। और पोर्टलैंड में बताया जाता है कि एक लड़के के साथ इसे खेलते समय कुछ हुआ था। उसका नाम था माइकल लोपेज। पॉलीबियस की कहानी से बाद में जुड़ी रिपोर्ट्स के मुताबिक टेम्पेस्ट खेलते वक्त लोपेज को सर में बहुत दर्द हुआ और वो आर्केड सेंटर से बाहर चला गया। फिर बताया जाता है कि वो बेहोश हो गया था और एक अनजान आदमी के घर के आंगन में बेहोशी की हालत में मिला। ये घटना इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए नहीं कि इससे साबित होता है कि पॉलीबियस सच में मौजूद था। माइकल लोपेज पॉलीबियस नहीं खेल रहा था, वो कथित तौर पर टेम्पेस्ट खेल रहा था। लेकिन कई साल बाद ये असली घटना उन घटनाओं में से एक बन गई जिन्हें लोगों ने पॉलीबियस की कहानी से जोड़ना शुरू किया। और इसी में एक और अजीब घटना जुड़ती है। उसी आर्केड सेंटर में एक लड़का एक एस्टेरॉयड गेम पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड्योरेंस सेशन अटेम्प्ट कर रहा था। उसका गोल सिंपल था, बस खेलते रहो, स्कोर बढ़ाते रहो, कंटिन्यू करते रहो। ऐसा बताया जाता है कि वो लगभग 28 घंटे तक उस गेम को खेलता रहा। फिर आखिरकार उसकी भी तबीयत खराब हो गई। दो अजीब घटनाएं, दो खिलाड़ी, पोर्टलैंड का एक आर्केड सेंटर। और फिर कुछ और भी अजीब हुआ। 10 दिन बाद FBI वाले वहां पहुंच गए। 1981 में FBI ने सच में पोर्टलैंड के आसपास के आर्केड सेंटर्स की जांच की थी। रीज़न था गैम्बलिंग। FBI
उन आर्केड मशीन्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे जिनमें कथित तौर पर इलीगल गैम्बलिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए उन्हें मॉडिफाई किया गया था। इस जांच के दौरान छापे पड़े, गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन उस वक्त लोगों ने कुछ और भी देखा। कुछ काले सूट पहने हुए आदमी आर्केड सेंटर्स में छापे मारने या गिरफ्तारी करने नहीं आए थे। वो बस मशीन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, ख़ास तौर पर पॉलीबियस मशीन से। वो बस आते थे, मशीन के कैबिनेट खोल के अंदर देखते थे, डाटा रिकॉर्ड करते और चले जाते। और इसी के साथ धीरे धीरे कहानियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। वो काले सूट वाले आदमी हर खिलाड़ी पर नज़र रखते थे। उन्हें पता होता था कि कौन क्या खेल रहा है और कितनी देर से खेल रहा है। 1981 में FBI ने वाकई में इन्वेस्टिगेशन किया था, लेकिन उसके साथ ही वो अजीब काले सूट वाले आदमी भी देखे गए थे। बाद में एक थ्योरी बहुत पॉपुलर होने लगी कि शायद गवर्नमेंट सीक्रेट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कहानी के मुताबिक उस मशीन का नाम था पॉलीबियस। कहा जाता है कि वो पोर्टलैंड के कई गेम सेंटर्स में एक साथ दिखाई दी थी। वो मशीन पूरी तरह काले रंग की थी, जिस पर ऊपर बस एक पॉलीबियस नाम लिखा होता था। कहा जाता था कि ये गेम लत लगाने वाला था। खिलाड़ी इसे खेलने के लिए लाइन में लगे रहते थे। कुछ लोगों को सिर दर्द होता था, कुछ को नींद ना आने और डरावने सपनों की शिकायत होती थी, और कुछ लोगों ने हेलुसिनेशंस में ऐसी चीज़ें देखने का दावा किया जो असल में वहाँ थी ही नहीं। कुछ को मेमोरी लॉस हुआ, कुछ को दौरे पड़ने लगे, और डरावनी बात ये भी दावा किया जाता था कि उस गेम ने कुछ खिलाड़ियों के दिमाग पे ऐसा असर किया कि उन लोगों ने सुसाइड तक कर लिया था। लोगों के मुताबिक वो मशीन सीधे दिमाग पर असर करती थी, और सबसे डरावनी बात शायद यही उसका मकसद था। पॉलीबियस कोई एंटरटेनमेंट मशीन नहीं थी, वो एक एक्सपेरिमेंट था, एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, एक ऐसी मशीन जिसे ये पता लगाने के लिए बनाया गया था कि इंसान के दिमाग पर कुछ खास विजुअल्स और साइकोलॉजिकल उत्तेजनाओं का क्या असर होता है, और पॉलीबियस वही काम करती थी। उस मशीन को बनाने वाले मैन्युफैक्चरर का नाम बताया जाता है ज़िनिश्लुशोन। माफ़ करना अगर मैं ये नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, क्योंकि ये नाम सुनने में जर्मन लगता है, साइंटिफिक लगता है और डरावना भी। इस नाम का मोटे तौर पर कुछ ऐसा मतलब बताया जाता है जो इंसानी सेंसेस को मिटाने या ख़त्म करने से जुड़ा हो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस कंपनी का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं था, ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड था, ना कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट। बस मशीन पर इस कंपनी का टैग लगा हुआ था। लोगों के मुताबिक पॉलीबियस की गेम मशीन्स लगभग 1 महीने तक वहाँ रही, फिर अचानक गायब हो गई। सारी पॉलीबियस की मशीनें एक साथ सारे आर्केड सेंटर से गायब हो गईं। कहा जाता है कि वो काले सूट वाले लोग उन मशीन्स को अपने साथ ले गए। यही इस कहानी का वो हिस्सा है जो पॉलीबियस को लगभग सुपरनैचुरल बना देता है। सबूतों की कमी अक्सर किसी घटना को मिस्टीरियस बना देती है। पॉलीबियस मशीन का कोई नामो निशान क्यों नहीं मिला? अचानक एक साथ उन्हें क्यों हटा दिया गया? मैन्युफैक्चरर का भी कुछ पता नहीं चला, क्योंकि सब कुछ सीक्रेट था। खिलाड़ियों को पता भी नहीं चला कि उनके दिमाग के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। उस टाइम तक उन पॉलीबियस गेम्स का कोई भी कोड या प्रोग्राम नहीं मिला, क्योंकि शायद गवर्नमेंट ने उसे नष्ट कर दिया था। फिर इस घटना के करीब 20 साल बाद एक कहानी इंटरनेट पर दिखाई देने लगती है। coinop.org नाम की एक आर्केड गेम वेबसाइट। उस वेबसाइट में पॉलीबियस गेम मशीन की आखिरी एंट्री 3 अगस्त 1998 की थी। उसमें पोर्टलैंड के आसपास कथित तौर पर दिखाई देने वाले एक रहस्यमय गेम का जिक्र था। उसमें बताया गया था कि कुछ बच्चों को एमनेजिया हो गया था। अजीब काले कोट पहने लोग मशीनों से रिकॉर्ड लेने आते थे। कहा गया था कि ये गेम एक रहस्यमयी कंपनी ने बनाया था। वेबसाइट में ये दावा किया जाता है कि उस गेम का
एक ROM भी मौजूद था, यानी उस गेम का हार्डवेयर जिसमें गेम का ओरिजिनल प्रोग्राम है। लेकिन उस हार्डवेयर को कभी पब्लिक के सामने नहीं लाया गया। वो वेबसाइट लोगों के लिए पॉलीबियस पर चर्चा करने के लिए एक जगह बन गई। कुछ लोगों ने कहा उन्होंने उस मशीन को देखा है। लोग उस गेम का ROM होने का दावा भी करने लगे। कुछ ने कहा कि उन्हें पता है कि वो कहाँ है। लोगों ने यह भी कहा कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन उसका स्टडी कर रही है। एक एनोनिमस यूज़र ने तो लोगों को ये चेतावनी भी दी कि इस मामले की बहुत गहराई से जांच न करें। 2003 में एक वीडियो गेम जर्नलिस्ट ने पॉलीबियस गेम को एक वेबसाइट में सामने लाया। अब ये कहानी 1981 के किसी पुराने धूल भरे न्यूज़पेपर आर्काइव से सामने नहीं आ रही थी, ये इंटरनेट से आ रही थी। 1981 के एक गेम की कहानी 2003 में मशहूर हो रही थी। फिर 3 साल बाद एक ऐसा इंसान सामने आया जिसने दावा किया कि उसका कनेक्शन इस गेम को बनाने से था। 2006 में एक यूज़र जिसने अपना नाम स्टीवन रोच बताया, वो उस वेबसाइट के कम्युनिटी थ्रेड में सामने आया। उसने दावा किया कि वो पॉलीबियस बनाने में शामिल था। उसका कहना था कि उसने दूसरे प्रोग्रामर्स के साथ मिलकर ज़िनोस्लूशन कंपनी की शुरुआत की थी। उसने ये भी बताया कि गेम कैसे बनाया गया था। और इस दावे के बाद कहानी में एक और शक पैदा करने वाली चीज़ सामने आई। उस वेबसाइट ने स्टीवन रोच के दावों को खारिज कर दिया और कहा कि उसे गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब ये कहानी और भी उलझ चुकी थी। जिस वेबसाइट ने पॉलीबियस की कहानी को फैलने में मदद की थी, वही उस आदमी के दावे पर सवाल उठा रही थी जो खुद को उसका क्रिएटर बता रहा था। अब उस थ्योरी पर वापस आते हैं जिसने पॉलीबियस को मशहूर बनाया, वो सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट। 1980s की शुरुआत में ही गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल रिसर्च, कोल्ड वॉर एक्सपेरिमेंट्स और सीक्रेट इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स को लेकर कई कहानियां मौजूद थी। और वीडियो गेम को बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने का आइडिया पूरी तरह अजीब नहीं था। टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जा रहा था, गेम्स को टेस्ट किया जा रहा था। कंपनीज सच में अधूरे गेम्स को आर्केड सेंटर में लगाती थी ताकि ये देखा जा सके कि खिलाड़ी उन पर कैसा रिएक्शन देते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी क्रेडिबल एविडेंस नहीं था जो दिखाए कि गवर्नमेंट इसमें शामिल थी। लेकिन मैन इन ब्लैक वाली थ्योरी आज भी जिंदा है। इंटरनेट पर कुछ लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने वो गेम खेला था। कुछ ये भी कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से उन मैन इन ब्लैक को मशीन से डाटा कलेक्ट करते देखा था। अब यहाँ पर लोगों के दावे पे शक किया जा सकता है, लेकिन एक पहलू है। कोल्ड वॉर के समय कई देशों ने कई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जैसे 1970s का फेमस प्रोजेक्ट स्टारगेट, जो इंसान की मानसिक क्षमताओं और रिमोट व्यूइंग के बारे में था। हो सकता है ये भी उनमें से एक हो, या फिर ये कहानी पूरी तरह फिक्शनल भी हो सकती है। पर एक चीज़ ध्यान देने लायक है, अगर कोई कहानी एग्जिस्ट करती है तो उसका आइडिया या इंस्पिरेशन कहीं से तो आया होगा। एक आदमी ऑस्ट्रेलिया के बीच पर मरा हुआ मिलता है। उसका फिंगरप्रिंट्स भी किसी इंसान से मैच नहीं होते, और सबसे अजीब बात, उसकी मौत का एग्जैक्ट रीज़न भी किसी को नहीं पता। हो सकता है उसने अपनी जान खुद ली हो, या फिर किसी ने उसका मर्डर करके उसकी बॉडी वहां रख के चला गया हो। यहीं से शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया की सबसे मिस्टीरियस और अनसॉल्व्ड केसेस में से एक, सोमरटन मैन मिस्ट्री। इस केस में थ्योरीज की कमी नहीं थी। किसी ने मर्डर कहा, किसी ने सुसाइड कहा, किसी ने जासूसी का एंगल देखा, कुछ लोगों ने एक सीक्रेट लव अफेयर की पॉसिबिलिटी कहा। यह आदमी आखिर था कौन? आइए सारे सबूतों और गवाहों को देखते हुए इस केस के पीछे का राज पता लगाते हैं। और आप हर डिटेल पे ध्यान देना, क्योंकि जैसे जैसे हम इस केस में आगे बढ़ेंगे
चीज़ें बहुत ही अजीब होती चली जाएंगी। 1 दिसंबर 1948, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, सोमरटन बीच। देखने वालों ने सोचा एक आदमी बस दीवार से टिक के बैठा हुआ था। जब काफ़ी देर तक वो वैसे ही बैठा रहा तब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। जब पुलिस पहुंची तो वो मरा हुआ था। इसके ठीक एक रात पहले 30 नवंबर 1948 को शाम 7 बजे लोगों ने उसे वहां बैठा देखा था। वो हंस रहा था, मूवमेंट कर रहा था। अब पुलिस के सामने सबसे पहला और सबसे सिंपल काम था उसकी पहचान ढूंढना। ये काम मुश्किल नहीं होना चाहिए था। वो लगभग 40 साल की एज का था और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो अच्छे कपड़े पहने हुए था। सूट, शर्ट, टाई और साफ सुथरे जूते। लेकिन जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली, उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो उसकी पहचान बता सके। न बटुआ, न ड्राइविंग लाइसेंस, न कोई पासपोर्ट, न कोई ऐसा पर्सनल डॉक्यूमेंट जो उसकी पहचान बता सके। पुलिस के पास एक डेड बॉडी थी, लेकिन नाम नहीं था। पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स लिए, रिकॉर्ड चेक किए, पर कुछ नहीं मिला। उसके फोटोग्राफ्स न्यूज़पेपर में पब्लिश किए गए, टेलीविजन पर दिखाए गए, लेकिन कोई सामने नहीं आया जो ये कह सके कि मैं इस आदमी को जानता हूँ। तब पुलिस ने दोबारा बॉडी को अच्छे से चेक किया और इस बार कुछ डिटेल्स सामने आई। ऐसी डिटेल्स जो इस आदमी को और भी मिस्टीरियस बना रही थी। वो आदमी लगभग 5 फीट 11 इंच लंबा था। उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग और वेल बिल्ट थी। उसके काफ मसल्स खास तौर पर काफ़ी डेवलप थे, जैसे किसी खिलाड़ी के होते हैं। उस वक्त ये बस एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन बाद में ये पूरे केस का सबसे अजीब सबूतों में से एक बनने वाली थी। उसका फेशियल फीचर भी काफ़ी अलग था। उसकी फ़ोटोग्राफ्स ली गई ताकि उसके परिवार वालों से मैच किया जा सके। उस वक्त किसी को भी नहीं पता था ये छोटी छोटी फिजिकल डिटेल्स सालों बाद इन्वेस्टिगेशन में दोबारा सामने आएगी। फिर पुलिस ने उसके कपड़ों की जांच शुरू की और यहाँ एक और अजीब बात सामने आई। उसके कपड़ों के सारे लेबल्स हटा दिए गए थे। ये इम्पोर्टेंट था क्योंकि लेबल सुराग दे सकते हैं। कपड़ों के मैन्युफैक्चरर का नाम, दुकान का नाम या दर्जी का एड्रेस, या फिर कोई ऐसा आदमी जो याद कर सके कि ये कपड़ा किसने खरीदा था। इस घटना के ठीक एक दिन पहले 30 नवंबर 1948 को रेलवे स्टाफ के द्वारा एक लावारिस सूटकेस पुलिस स्टेशन में जमा किया गया था। पहली नज़र में इसका सोमरटन मैन केस से कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन डिटेक्टिव्स ने जब सूटकेस खोला तो उन्हें एक स्ट्रेंज पैटर्न दिखा। उस सूटकेस के सारे कपड़ों के भी लेबल्स रिमूव किए गए थे और सबसे इम्पोर्टेंट सबूत, उस सूटकेस में एक ऑरेंज कलर का वही धागा था जिससे उस डेड बॉडी के ट्राउज़र को रिपेयर किया गया था। हो सकता है वो सारे कपड़े सेकंड हैंड थे या किसी ने इन्वेस्टिगेटर्स को भटकाने के लिए ये छोड़ा था। अब पुलिस के सामने सवाल था, क्या ये सूटकेस उस आदमी का था? और अगर था तो उसकी आइडेंटिटी छुपाने की इतनी कोशिश क्यों की गई थी? उस आदमी की आइडेंटिटी का पता लगाना सिर्फ आधी प्रॉब्लम थी। इन्वेस्टिगेटर्स को यह भी पता लगाना था कि उसकी मौत कैसे हुई। पोस्टमार्टम में भी चीज़ें साफ साफ नहीं थी। जहर होने का शक था, पर कौन से जहर का इस्तेमाल हुआ ये नहीं पता लगाया जा सका। बॉडी पर कोई भी गोली या चाकू के निशान नहीं थे जो उसकी मौत की वजह बता सके, और इसी वजह से ये केस और भी मिस्टीरियस हो गया। अगर किसी ने उसका मर्डर किया था तो घाव के निशान कहाँ हैं? अगर उसे जहर दिया गया तो जहर कौन सा है? और अगर उसने खुद जहर लिया तो क्यों? अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये था कि वो पब्लिक प्लेस में क्यों मरा। सुसाइड की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन वो भी पूरी कहानी नहीं बता रही थी। मर्डर की पॉसिबिलिटी भी थी, लेकिन उसका भी कोई प्रूफ नहीं था। अब पुलिस के सामने दो सबसे बड़े सवाल थे। पहला, ये आदमी था कौन? और दूसरा, उसकी मौत किस वजह से हुई? तभी इन्वेस्टिगेटर्स को एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा मिलता है, इतना छोटा कि वो आसानी से नज़रअंदाज हो सकता था। इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी, तभी कुछ महीनों बाद
री एग्जामिनेशन के दौरान प्रोफेसर जॉन बर्टन को एक छोटा सा कागज का टुकड़ा उसके ट्राउजर के हिडन पॉकेट में रखा हुआ मिला। उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, तमाम शुद्ध। ये पर्शियन लैंग्वेज था जिसका मतलब है ख़त्म या दी एंड। ये शब्द रुबायत ऑफ उमर खयाम नाम के एक पोएट्री की किताब के आखिर में आता है और ये सुराग इस केस को और मिस्टीरियस बनाने वाला था। पुलिस ने एक पब्लिक अपील जारी की और लोगों से पूछा कि अगर किसी के पास वो किताब है जिसके आखिरी पन्ने से ये शब्द फाड़कर निकाला गया है। फिर आखिरकार 22 जुलाई 1949 को एक लोकल आदमी जिसकी आइडेंटिटी कभी पब्लिक नहीं की गई, वो उस किताब की एक कॉपी लेकर आया। पुलिस ने कागज़ के टुकड़े को फटे हुए पन्ने से मैच किया, वो उसी किताब से फाड़ा गया था। उस किताब को लाने वाले आदमी ने बताया कि सोमरटन मैन के डेथ के आसपास उसे ये किताब उसके कार के बैक सीट में पड़ी हुई मिली, लेकिन उस किताब में सिर्फ उस फटे हुए टुकड़े का सुराग नहीं था। उस किताब में कई शब्दों को पेंसिल से मार्क किया गया था। आपस में देखने पर इनका कोई मतलब नहीं बन रहा था और यहीं से इस केस की जासूसी या सीक्रेट गवर्नमेंट एस्पियोनाज की पॉसिबिलिटी सामने आने लगी। हो सकता है ये कोई सीक्रेट मिलिट्री कोड हो या कोई छुपा हुआ मैसेज। अगर ये सीक्रेट कोड था तो शायद सोमरटन मैन के पास कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन था। अगले कई सालों तक क्रिप्टोग्राफर्स ने इस कोड को क्रैक करने की कोशिश की, लेकिन आज तक वो कोड क्रैक नहीं हो पाया। ये जासूसी वाला एंगल इसीलिए भी मायने रखता है क्योंकि सोमरटन मैन की मौत से ठीक 1 साल पहले 1947 में ऑस्ट्रेलिया में वोमेरा रॉकेट फैसिलिटी बनाई गई थी और जिस शहर एडिलेड में डेड बॉडी मिली उसके आसपास भी लॉन्ग रेंज वेपन रिसर्च फैसिलिटी मौजूद है। लेकिन जल्द ही इस केस को एक नया मोड़ मिला। उस किताब में सीक्रेट कोड्स के साथ कुछ फ़ोन नंबर भी लिखे थे। ज़्यादातर फ़ोन नंबर्स लोकल शॉप्स के थे, लेकिन एक नंबर था जो डिटेक्टिव्स को एक औरत तक ले गया और यहीं से सीक्रेट लव अफेयर वाले एंगल की पॉसिबिलिटी सामने आने लगी। अब पहली बार पुलिस के पास कोई इंसान था जिसका कनेक्शन डायरेक्टली सोमरटन मैन के सबूतों से हो सकता था। उसका नाम था जेसिका थॉम्सन और वो सोमरटन बीच के पास रहती थी। अब सवाल फिर बदल गया, जेसिका थॉम्सन कौन थी और उसका नंबर उस किताब में क्यों लिखा था? जेसिका थॉम्सन एक नर्स थी। वो उस जगह के काफ़ी पास रहती थी जहां डेड बॉडी मिली थी, लेकिन इससे ये प्रूव नहीं होता कि वो उस आदमी को जानती थी। एक टेलीफोन नंबर किसी भी तरह से हासिल किया जा सकता था। पुलिस ने जेसिका से पूछताछ की और उसने पहचानने से इनकार कर दिया। अगर वो सच बोल रही थी तो किताब में मिला टेलीफोन नंबर महज एक संयोग हो सकता था। फिर पुलिस ने जेसिका को सोमरटन मैन का प्लास्टर से बना हुआ पुतला दिखाया। जब जेसिका ने उसे देखा तो इन्वेस्टिगेटर्स ने नोटिस किया कि उसका रिएक्शन अनयूजुअल था। वो थोड़ी डिस्टर्ब लग रही थी, लेकिन उसने उस आदमी को पहचानने से इनकार कर दिया। क्या वो सच में उसे नहीं जानती थी या वो पुलिस को कुछ बताना नहीं चाहती थी? फिर कहानी में एक और इंसान एंटर हुआ, एक ऐसा आदमी जिसका जेसिका थॉम्सन के साथ कनेक्शन था और उस किताब के सुराग को वो और भी मिस्टीरियस बना रहा था। उसका नाम था एल्फ्रेड बॉक्साल। सोमरटन मैन की डेथ से पहले जेसिका थॉम्सन का एल्फ्रेड बॉक्साल के साथ एक कनेक्शन था। जेसिका थॉम्सन ने बताया कि उसने वो किताब एल्फ्रेड बॉक्साल को गिफ्ट किया था। अब पुलिस के पास एक नाम था, एल्फ्रेड बॉक्साल। जेसिका थॉम्सन, एल्फ्रेड बॉक्साल और वो किताब, सब कुछ सडनली कनेक्ट होने लगा। पुलिस को लगा कि शायद उन्होंने मरे हुए आदमी का पता लगा लिया, लेकिन फिर 1949 में उन्हें एल्फ्रेड बॉक्साल मिल गया और सबसे शॉकिंग बात, वो अब भी जिंदा था और उसके पास अब भी वो किताब थी। इसका मतलब सोमरटन मैन कोई और ही था। 1950s ये वो दौर था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ख़त्म हुए कुछ साल ही हुए थे। दुनिया भर में
कोल्ड वॉर का माहौल बनने लगा था। जासूसी और एस्पियोनाज की खबरें आने लगी थी। 1947 में साउथ ऑस्ट्रेलिया में वुमेरा रॉकेट फैसिलिटी को एक मेजर ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन वेपन और रॉकेट टेस्टिंग फैसिलिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा था। ऐसे माहौल में सोमरटन मैन लगभग किसी जासूसी कहानी के किरदार जैसा दिखाई दे रहा था। ऐसे में ये सोचना आसान था कि वो कोई खुफिया जासूस रहा होगा। शायद उसके पास कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। शायद वो लेटर्स किसी सीक्रेट कोड का हिस्सा थे। शायद किसी ने उसे इसलिए मार दिया था ताकि वो कुछ बता न सके। शायद उसकी पहचान जानबूझकर मिटा दी गई थी। अब लव अफेयर वाले पॉसिबिलिटी को एक बार फिर से देखते हैं। जेसिका थॉम्सन का एक बेटा था जिसका नाम था रॉबिन। रॉबिन का जन्म सोमरटन मैन की मौत से पहले हो चुका था। अब इन्वेस्टिगेटर्स ने जेसिका के बेटे रॉबिन की तरफ देखना शुरू किया। उनमें कुछ फिजिकल सिमिलैरिटीज नोटिस की गई, खासकर कान और काफ मसल्स में। इससे एक थ्योरी बनी, क्या सोमरटन मैन रॉबिन का बायोलॉजिकल फादर था? क्या जेसिका थॉम्सन उसे जानती थी? क्या सोमरटन मैन ऑस्ट्रेलिया में अपने बेटे से मिलने आया था? यह थ्योरी काफ़ी फैसिनेटिंग थी, लेकिन फैसिनेटिंग थ्योरी और साइंटिफिक एविडेंस एक चीज़ नहीं होते। जब जेनेटिक टेस्ट किए गए तो साफ साफ कोई कंफर्मेशन नहीं मिल सका कि सोमरटन मैन और रॉबिन में कोई कनेक्शन था। इसलिए फादर सन वाली थ्योरी ने इस केस को और उलझा दिया। इतने सारे सुराग और इन्वेस्टिगेशन के बाद भी वही सवाल बचा रहा, आखिर सोमरटन मैन था कौन? इसके बाद कई दशक बीत गए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन लगभग रुक गई थी, लेकिन मिस्ट्री खत्म नहीं हुई थी। कई लोग उसकी पहचान जानने की कोशिश करते रहे। इसी के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड के रिसर्चर प्रोफेसर डेरेक एबॉट ने फोरेंसिक जीनोलॉजिस्ट डॉक्टर कॉलिन के साथ मिलकर इस केस पर काम शुरू किया। उन्होंने जेनेटिक जीनोलॉजी मेथड यूज़ किया। किसी इंसान का डीएनए उसके दूर के रिलेटिव्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन के जरिए रिसर्चर्स पूरी फैमिली हिस्ट्री का पता लगा सकते हैं और एक एक कड़ी जोड़ते हुए वो शायद सोमरटन मैन तक पहुंच सकते हैं। जून 2022 तक रिसर्चर्स ने लगभग 4000 लोगों वाली एक फैमिली ट्री बना ली, लेकिन उन हज़ारों नामों में से एक नाम इन्वेस्टिगेटर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, कार्ल वेब। 2022 में रिसर्चर्स ने अनाउंस किया कि उन्हें यकीन था कि सोमरटन मैन कार्ल वेब ही था। बाद में प्रोफेसर डेरेक एबॉट ने कहा कि उन्हें 99.99% ही कंफर्म है कि चार्ल्स वेब ही सोमरटन मैन है। यहाँ से अब एक और सवाल खड़ा होता है, अगर चार्ल्स वेब ही सोमरटन मैन था तो उसके साथ आखिर हुआ क्या? उसका जेसिका थॉम्सन के साथ कोई कनेक्शन था या नहीं? 2013 में जेसिका थॉम्सन की मौत के बाद उसकी पोती ने एबीसी न्यूज़ को बताया कि उसकी दादी जानती थी कि सोमरटन मैन कौन था, लेकिन उन्होंने ये राज कभी किसी को नहीं बताया। इससे पहले कि इन्वेस्टिगेटर्स जेसिका से कुछ पूछ पाते, उसकी मौत हो चुकी थी। और यही इस इन्वेस्टिगेशन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी में से एक है। शायद जो सोमरटन मैन को जानती थी वो ही इस दुनिया से चली गई। आज हमारे पास सोमरटन मैन की पॉसिबल आइडेंटिटी है, कार्ल वेब, लेकिन हम कभी ये नहीं जान पाएंगे कि जेसिका थॉम्सन उसके बारे में क्या जानती थी। सोमरटन मैन के रॉबिन के पिता होने वाली थ्योरी आज तक इस केस से जुड़ी सबसे बड़ी पहेली है, क्योंकि वो टेलीफोन नंबर और जेसिका थॉम्सन का रिएक्शन जब उसने सोमरटन मैन के पुतले को देखा था, ये सब एक सीक्रेट रिलेशनशिप की ओर इशारा करते हैं। शायद वो अपने बेटे से मिलने आया था, लेकिन एक प्रॉब्लम है, कोई भी जेनेटिक एविडेंस ये नहीं कहते कि सोमरटन मैन ही रॉबिन का बायोलॉजिकल फादर था। जुलाई 2026 तक साउथ ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने बताया कि सोमरटन मैन केस की रिपोर्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। प्रोफेसर एबॉट ने भी कहा कि वो अभी तक 99.99% ही कॉन्फिडेंट हैं कि सोमरटन मैन ही कार्ल वेब था, लेकिन अभी भी 0.01% पॉसिबिलिटी है कि वो कोई और हो सकता है। शायद सोमरटन मैन की आइडेंटिटी का मिस्ट्री सॉल्व हो गया है
लेकिन आज भी हमें ये नहीं पता कि उसकी मौत का राज क्या है, और शायद यही इस केस की असली मिस्ट्री है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये दोनों कहानी बिल्कुल रियल है, जिनके बारे में आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, अब अलविदा, फिर मिलते हैं।